हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, पीलू की डिवाइन बॉडी से सटजू को पता चला था कि कैसे एक मिस्टीरियस हेमली अलायंस के लीडर ने अपने फायदे के लिए बहुत ही चालाकी के साथ पीलू को पकड़ते हुए उसकी बॉडी और उसके ब्लड को पूरी तरह से रिफाइन कर लिया था, जिस प्रोसेस में बेचारे पीलू को बहुत ही ज्यादा दर्द बर्दाश्त करना पड़ा था। और ये पता चलते ही सटजू का गुस्सा तो वहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। इवन उनके डिवाइन सुप्रीम और ने खुद बखुद ही वहाँ पे पूरी डिवाइन गेट का नामो निशान ही वहाँ पे मिटा दिया था। और उसी के साथ साथ सटजू ने यह भी ठान लिया था कि वो अपने टैलेंट सेट के डिसेबल को हट करने वाले पर्सन को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और अपने इसी गुस्से के चलते सटजू अपने सभी डिसेबल्स को आदेश देते हुए कहते हैं कि पूरे नाइट रियलम के ऊपर कब्जा करते हुए उन्हें हमारे टैलेंट सेट के अंदर ले लो, और अगर कोई भी तुम्हारे रास्ते में आने की कोशिश करे तो उसे वहीं पे खत्म कर देना। अब सटजू को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर सटजू के सभी डिसेबल्स को भी वहाँ पे एहसास हो गया था कि मामला बहुत ही ज्यादा सीरियस है। और ऊपर से डोंगमी ने भी उन्हें पीलू के बारे में सब कुछ बता दिया था, जिसके चलते वो सभी भी वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है, जहां हमें इमोर्टल टैलेंट सेट के बैटल अरीना का ही सीन दिखाया जाता है, जहां पे सभी डिसेबल्स के चेहरे बहुत ही ज्यादा उदास दिखाई दे रहे थे। लेकिन तभी अचानक लिंग जुई वहां पे आगे बढ़कर गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, किसी ने हमारे एंशिएंट टैलेंट सेट के डिसेबल्स को हट करने की हिम्मत की, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा करने वाले कमीने इंसान को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और ये कहते हुए लिंग जुई ने गुस्से से वहां पे अपनी सोट को भी बाहर निकाल लिया था, और बिना किसी के कोई बात सुने वहां पे खुद अकेले ही नाइट रियलम की तरफ बढ़ जाती है, जो देखकर फैंग भी गुस्से से अपना ऑर्डर रिलीज करके अपने स्पीयर को बाहर निकालते हुए कहता है, काफी दिनों से मुझे भी किसी को मारने का मौका नहीं मिला था, पर आज मुझे लगता है कि मेरे मसल्स एक बार फिर से स्ट्रेच होने वाले हैं। और ये कहते हुए फैंग भी गुस्से के साथ वहाँ पे लिंग जुई के पीछे चला गया था, जो देखकर तो बाकी सभी ने भी एक एक करके वहाँ पे उनके पीछे जाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन सभी को भी वहाँ पे उतना ही ज्यादा बुरा लग रहा था जितना कि सटजू और लिंग जुई को लग रहा था। और सबसे आखिर में लिंग जुई भी अपनी सोट को बाहर निकालकर उनके पीछे जाते हुए कहती है कि आज हम सभी को दिखा देंगे कि हमारे टैलेंट सेट के साथ पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। इस बार तो हम दुनिया को ऐसा सबक देंगे कि वो अगली बार हमारे टैलेंट सेट से पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचेंगे। सटजू की तरह हम देखते हैं कि वो सभी भी वहाँ पे गुस्से से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे, जबकि लिंगजू और चाओ फेंग तो अभी तक भी वहाँ पे अपनी जगह पे ही खड़े थे। जिनके जाते ही चाओ फेंग गुस्से से वहाँ पे लिंगजू से कहती है कि इन सभी की पास को मैं देख चुकी हूँ और मुझे इनके पास के ऊपर पूरा भरोसा है। ये सभी मिलकर बहुत ही आसानी के साथ लोअर डोमेन और मिडिल डोमेन को संभाल सकते हैं, पर जहाँ तक मेरा अंदाजा है हमारे एंशिएंट टैलेंट सेट के डिसेबल को हट करने वाला इंसान जरूर अपर डोमेन से बिलोंग करता होगा, और अपर डोमेन के लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं, जिसके चलते मुझे नहीं लगता कि ये लोग अपर डोमेन के कल्टीवेटर्स का मुकाबला कर पाएंगे। इसलिए अपर डोमेन से बदला लेने के लिए मुझे खुद ही वहाँ पे जाना होगा। अब जाओ फेंग की ये बात सुनकर लिंगजू वहाँ पे खुश होते हुए उससे कहता है, सीनियर सिस्टर, मुझे पहले से ही पता था कि भले आप माता जूजियान से बहुत ज्यादा गुस्सा है, लेकिन आपके दिल में हमारे टैलेंट सेट के लिए उतनी ज्यादा वफादारी है जितनी की पहले हुआ करती थी। और यकीन मानिए ये जानकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। पर एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको गुस्सा किस बात पे आ रहा है? कि क्या आपके साथी डिसेबल को किसी ने हट करने की कोशिश की, या फिर एंशिएंट टैलेंट सेट के डिसेबल को किसी ने हट करने की कोशिश की? जिस पे चाओ फेंग भी गुस्से से अपना ऑर्डर रिलीज करके अपनी फिनिक्स मास्टर सोल को समन करते हुए उससे कहती है कि मैं और टैलेंट सेट अलग अलग नहीं रह सकते, हम दोनों एक ही हैं। और ये कहकर चाओ फेंग वहाँ पे गुस्से से अपर डोमेन की तरफ निकल जाती है, जबकि चाओ फेंग का ये जवाब सुनकर लिंगजू भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था, और वो भी जल्दी से वहाँ पे चाओ फेंग के पीछे जाकर उसे सवाल करते हुए पूछता है, सीनियर सिस्टर आप कहाँ जा रही है? जिस पे चाओ फेंग कोल्ड टोन में उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है, अपर डोमेन से अपने टैलेंट सेट का बदला लेने के लिए। अब चाओ फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगजू भी उसके साथ निकल गया था। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें सोड इंपीरियल सिटी का सीन दिखाया जाता है, जिसकी रक्षा करने के लिए वहाँ पे बड़ी बड़ी सोड वॉल्स को बनाया गया था। इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव सोड फॉर्मेशन भी बनी हुई थी, और यही सोड इंपीरियल सिटी सटजू की अगली मंजिल भी होने वाली थी, क्योंकि हम देखते हैं कि सटजू बर्निंग क्रो के साथ वहाँ पे पहुंच जाते हैं। और सोड इंपीरियल सिटी के बारे में मैं आपको बता दूं, ये अपर डोमेन की ही एक सिटी है, और पीलू की डिवाइन बॉडी से मिली इंफॉर्मेशन के मुताबिक उसकी बॉडी और उसके ब्लड का इस्तेमाल करते हुए उस हेमली लॉर्ड ने 3 ट्रायल्स को रिफाइन किया था, और उनमें से एक ट्रायल तो पीलू की डिवाइन बॉडी के रूप में उन्हें मिडिल डोमेन में ही मिल चुका था, और बाकी के दोनों ट्रायल्स उन्हें अपर डोमेन में ही मिलने वाले थे। इसलिए सटजू बर्निंग क्रो के साथ इंपीरियल सिटी में पहुंच चुके थे, जहां उन बड़ी बड़ी सोड वॉल्स को देखते हुए बर्निंग क्रो गुस्से से सटजू से कहता है, वैसे कहने को तो ये अपर डोमेन के कल्टीवेटर्स हैं, लेकिन इनके काम तो लोअर डोमेन के कल्टीवेटर से भी ज्यादा घटिया है। आज अगर मैंने अपर डोमेन के लोगों को लोअर डोमेन से भी निचले रियलम तक नहीं पहुंचा दिया तो मैं भी डीमन किंग नहीं। और ऊपर से सबसे ज्यादा तलाश तो मुझे उस पर्सन की है जिसने पीलू की बॉडी और ब्लड का इस्तेमाल करते हुए उन सीक्रेट ट्रायल्स को रिफाइन किया था। हो सकता है उस पर्सन को ढूंढने के बाद हमें बाकी की दोनों सीक्रेट ट्रायल्स के बारे में भी पता चल जाए। और इसी तरह से वहाँ पे बर्निंग क्रो की बातें सुनते हुए वो दोनों सिटी गेट के पास पहुंच जाते हैं, जिन्हें वहाँ पे बंद करके रखा गया था, जो देखकर बर्निंग क्रो एक बार फिर से वहाँ पे उन सिटी गेट्स को शक भरी नजरों से देखते हुए कहता है कि दिन दहाड़े इन सिटी गेट्स को बंद करके क्यों रखा गया है? मुझे तो लगता है जरूर इंपीरियल सिटी के लोग कुछ इवल प्लानिंग कर रहे
हैं, पर मैं उन्हें उनकी किसी भी प्लानिंग में कामयाब नहीं होने दूंगा। और ऊपर से क्योंकि एसेटाजू ने बर्निंग क्रो को सब कुछ करने की इजाजत पहले से ही दे रखी थी, तो इसलिए बर्निंग क्रो भी वहाँ पे अपनी डीमन किंग वाली फार्म में आते हुए सीधा ऊपर हवा में उठ गया था और ऊपर से वहाँ पे अपनी डिमोनिक फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए सिटी वॉल्स के ऊपर हमला भी करने लगा था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि वो पूरा सिटी गेट ही वहाँ पे हिलने लगा था। और इसी तरह देखते ही देखते बर्निंग क्रो ने सिर्फ कुछ ही देर में वहाँ पे चारों तरफ तबाही मचा दी थी, लेकिन वो सिटी गेट तो अभी तक भी वहाँ पे ओपन नहीं हुआ था। जो देखकर डीमन किंग वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, जब तक तुम लोग हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं देते तब तक मैं यहाँ पे इसी तरह से तुम्हारे सिटी गेट को तबाह करता रहूंगा। और ये कहते हुए डीमन किंग ने वहाँ पे अपनी डिमोनिक फ्लेम की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि अचानक से सिटी वॉल्स के ऊपर लगी हुई प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन वहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है, जिसके चलते सिटी वॉल के अंदर मौजूद सभी सोर्ड्स ऊपर हवा में उठते हुए डीमन किंग को रोकने के लिए वहाँ पे उसके सामने आके खड़ी हो जाती हैं। जो देखकर डीमन किंग वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम्हारी ये छोटी सी सोर्ड फॉर्मेशन है मेरे जैसे एक महान डीमन किंग को यहाँ पे रोक सकती है? जब मैंने एक बार कह दिया कि मैंने अंदर जाना है तो जाना है, फिर मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं रोक सकता। और रही बात तुम्हारी इस मामूली सी सोर्ड फॉर्मेशन की, तो इसे तो मैं अपनी एक सांस के साथ ही जला के राख कर दूंगा। और ये कहकर डीमन किंग ने वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डिमोनिक फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उस सोर्ड फॉर्मेशन के ऊपर भी हमला कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो सभी छोटी छोटी सोर्ड्स उड़ते हुए वहाँ से काफी पीछे चली जाती हैं। लेकिन डीमन किंग के इस खतरनाक अटैक के साथ ही हम देखते हैं कि उस सोर्ड फॉर्मेशन का रूप भी वहाँ पे चेंज होने लगा था। अचानक उस फॉर्मेशन के बीचों बीच एक और एरे एक्टिवेट हो जाता है, जिसके अंदर से वहाँ पे एक बहुत बड़ी जेंट स्पिरिचुअल सोर्ड निकल कर बाहर आती है, जो कि पहले वाली सोर्ड फॉर्मेशन से तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रही थी। और देखते ही देखते वो जेंट स्पिरिचुअल सोर्ड वहाँ पे डीमन किंग को खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन डीमन किंग को तो वहाँ पे सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, वो उसी तरह से अपनी जगह पे शांति से खड़ा रहता है। और जब वो सोर्ड वहाँ पे उसके पास आती है तो उसने जल्दी से साइड होते हुए वहाँ पे उस हमले को डॉज कर दिया था। लेकिन वो सभी सोर्ड तो वहाँ पे डीमन किंग के पीछे ही पड़ चुकी थी, इसलिए वो सभी सोर्ड्स मिलकर दोबारा आगे बढ़ते हुए पीछे से वहाँ पे डीमन किंग के ऊपर हमला करने की कोशिश करती हैं, जिन्हें रोकने के लिए डीमन किंग ने भी अपने बड़े बड़े विंग्स को आगे कर दिया था। और उसके विंग्स भी इतने ज्यादा हार्ड थे कि वो सभी सोर्ड्स उसके साथ टकराते ही वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और बाकी बची हुई सोर्ड्स को उसने वहाँ पे इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि ऊपर हवा में एक छोटा सा ब्लास्ट भी हो गया था। और इसी बीच हम एक पेड़ के पीछे छुपी हुई दो लड़कियों को भी देखते हैं, जो कि वहाँ पे बहुत ही गौर के साथ डीमन किंग और सोर्ड फॉर्मेशन की फाइट को देख रही थी। और तभी उनमें से एक लड़की ना हमें अपना सर हिलाते हुए कहती है, मुझे लगता है ये भी सोर्ड इंपीरियल सिटी में जाने से नाकाम होने वाला है। और ये इस साल का 75th कल्टीवेटर है, जो कि जबरदस्ती इस सोर्ड फॉर्मेशन का मुकाबला करते हुए सोर्ड इंपीरियल सिटी के अंदर जाना चाहता है। पर बाकी 74 कल्टीवेटर्स की तरह मुझे लगता है ये भी नाकाम होने वाला है। जिसपे दूसरी वाली लड़की वहाँ पे पहले वाली लड़की को जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी किसी की काबिलियत को जज नहीं करना चाहिए, हो सकता है ये यहाँ पे सिटी गेट को डिस्ट्रॉय करते हुए अंदर जाने में कामयाब हो जाए। जिसपे वो पहले वाली लड़की दोबारा उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है, क्या पिछले 1 साल के अंदर तुमने किसी को ऐसा करने में कामयाब होते हुए देखा है? नहीं ना, क्योंकि सिटी गेट के अंदर जाना ही इतना ज्यादा मुश्किल काम है। इस सिटी गेट को जितने बार भी कोई डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, ये दोबारा से वापस रीजनरेट हो जाता है। एक बार तो एक कल्टीवेटर ने 100 बार से भी ज्यादा इस सिटी गेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन वो बेचारा फिर भी अंदर जाने में कामयाब नहीं हो पाया था। और उस लड़की की ये बात कहीं ना कहीं सच भी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि डीमन किंग एक बार तो वहाँ पे सोर्ड फॉर्मेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर चुका था, लेकिन वो सोर्ड फॉर्मेशन दोबारा से वहाँ पे रीजनरेट हो चुकी थी। और जितनी बार डीमन किंग उस सोर्ड फॉर्मेशन को वहाँ पे डिस्ट्रॉय करता, उस सोर्ड फॉर्मेशन की पावर उतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही थी, जो देखकर अब बर्निंग क्रो भी वहाँ पे समझ चुका था कि सोर्ड फॉर्मेशन को यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। इसलिए वो भी वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ उड़ते हुए उन सभी स्पिरिचुअल सोर्ड से बचने की कोशिश करने लगा था। और उसी के साथ साथ वहाँ पे सोर्ड फॉर्मेशन को रोकने का कोई रास्ता भी ढूंढने लगा था। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि एसेटाजू, जिन्होंने आज तक पीछे हटना सीखा ही नहीं था, वो इतने ज्यादा खतरनाक माहौल में होने के बावजूद भी कोल्ड एटीट्यूड के साथ चुपचाप वहाँ पे आगे बढ़े जा रहे थे। और जैसे ही उस लड़की की नजर वहाँ पे एसेटाजू के ऊपर पड़ती है, तो वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, आखिर ये की रिफाइनिंग का कल्टीवेटर यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या ये अंधा है या फिर इसे नजर नहीं आ रहा कि ये कितने ज्यादा खतरनाक माहौल में मौजूद है? कोई भी सोर्ड कभी भी इसे आकर यहाँ पे हिट कर सकती है, और अगर इसकी बॉडी के साथ एक सोर्ड भी टकरा गई तो इसका मरना यहाँ पे तय है। मुझे तो लगता है कि ये अपनी जिंदगी से तंग है, इसलिए यहाँ पे मरने के लिए आया हुआ है। जबकि हम देखते हैं कि एसेटाजू तो वहाँ पे उसी तरह से कोल्ड एटीट्यूड के साथ आगे बढ़े जा रहे थे, और उनके रास्ते में जो कोई भी सोर्ड आ रही थी, उन्हें डीमन किंग वहाँ पे अपने बड़े बड़े विंग्स का इस्तेमाल करते हुए रोकने की कोशिश कर रहा था। और देखते ही देखते डीमन किंग ने वहाँ पे एक बार फिर से गुस्से से सोर्ड फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके चलते वो सोर्ड फॉर्मेशन वहाँ पे दुगनी ताकत के साथ पीछे से अब की बार एसेटाजू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। पर एसेटाजू ने तो बिना पीछे मुड़े ही अपनी डिवाइन सुप्रीम फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उन सभी सोर्ड्स को वहाँ पे फ्रीज कर दिया था, जो देखकर तो डीमन किंग के फेस के ऊपर भी स्माइल आ जाती है। जबकि उन दोनों लड़के को वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि शायद ये कारनामा वहाँ पे डीमन किंग ने किया है। वहीं उन सभी सोर्ड्स को फ्रीज होते हुए देखकर बर्निंग क्रो भी दोबारा वहाँ पे छोटा हो गया था, और गुस्से से वहाँ पे उन सोर्ड्स को किक मारते हुए उन्हें वहाँ पे इधर उधर फेंकने लगा
था, जबकि एंसेस्टर ने तो अभी तक भी वहाँ पे अपने कदम नहीं रोके थे। वो उसी तरह से कोल्ड एटीट्यूड के साथ आगे बढ़े जा रहे थे और ये देखकर तो बेचारी उन दोनों लड़कियों की आंखें भी वहाँ पे फटी की पटी रह चुकी थी। जबकि बर्निंग क्रो वहाँ पे उन सभी स्पिरिचुअल सोर्स का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अब तुम हिल के दिखाओ, मेरे मास्टर के डिवाइन फॉर्मेशन के सामने तो कोई भी नहीं टेक सकता है ना, ये बहुत ही कमाल की फॉर्मेशन है। पर अभी बर्निंग क्रो वहाँ पे इसी तरह से अपने मास्टर की तारीफें कर ही रहा था, पर तभी अचानक ही वहाँ पे जू टियानजियाओ नाम के एक डिसेबल की एंट्री होती है, जो कि नाइन्थ रियलम के एम्परर के 5 खास डिसेबल्स में से एक था। वो वहाँ पे आते हुए बर्निंग क्रो से कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इन सोर्स को रोकने का ये तरीका वाकई बहुत ज्यादा कमाल का था। वैसे इन सभी को सिटी डिफेंडिंग सोर्स कहा जाता है, जो कि असल में तो हमने यहाँ पे लगाई ही नहीं थी। ये उन सभी कल्टीवेटर्स की सोर्स हैं, जो कि यहाँ पे जबरदस्ती इस सोर्स फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करते हुए सिटी गेट के अंदर जाना चाहते थे, और जब वो अपने इरादों में नाकाम हो गए तो वो अपनी सोर्स को यहीं पे फेंकते हुए चले गए, जिन्हें बाद में हमारी यहाँ पे लगा ये सोर्स फॉर्मेशन ने अपने साथ मर्ज कर लिया था, जिसके चलते अब ये सभी सोर्स उस सोर्स फॉर्मेशन का एक हिस्सा बन चुकी है। और ऊपर से हमारी इस सोर्स फॉर्मेशन को सिर्फ वही रोक सकता था जिसका पावर लेवल है इस सोर्स फॉर्मेशन को लगाने वाले मास्टर से भी ज्यादा हो। और असल में जिस तरह से तुम लोगों ने यहाँ पे इन सोर्स को फ्रीज कर रखा है, सिर्फ यही एक लौता तरीका था इस सोर्स फॉर्मेशन को यहाँ पे रोकते हुए कंट्रोल करने का। और ये कहकर जू टियानजियाओ वहाँ पे एंसेस्टर को एडमायर करने लगा था और एंसेस्टर की तारीफ करते हुए कहता है, तुम दिखने में तो उतने ज्यादा पावरफुल दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन इस सोर्स फॉर्मेशन को यहाँ पे कंट्रोल करके तुमने साबित कर दिया है कि तुम में जरूर कोई खास बात है। तो तुम दोनों यहाँ पे सेंट्रल रीजन से आए हो, लेकिन तुम लोगों को यहाँ पे क्या काम पड़ गया जो तुम लोग यहाँ पे इस तरह से जबरदस्ती अपर डोमेन के अंदर घुसना चाहते थे। लेकिन एंसेस्टर वहाँ पे उसकी बात का कोई भी जवाब दिए बगैर चुपचाप वहाँ पे कोल्ड एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ जैसे उन दोनों लड़के को वहाँ पे ये पता चलता है कि उस सोर्स फॉर्मेशन को रोकने वाले एंसेस्टर थे, तो उन दोनों को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो दोनों वहाँ पे हैरान होते हुए कहती हैं कि भला एक मामूली सा की रिफाइनिंग स्टेक का कल्टीवेटर है इतनी ज्यादा पावरफुल सोर्स फॉर्मेशन को कैसे रोक सकता है। और ऊपर से जू टियानजियाओ तो सोड इंपीरियल सिटी के लॉर्ड है और इस की रिफाइनिंग स्टेक के कल्टीवेटर ने उन्हें भी यहाँ पे खुद आने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे तो यह रिफाइनिंग स्टेक का कल्टीवेटर कहीं से भी आम नहीं लग रहा, जरूर इसने यहाँ पे अपनी ट्रू पावर्स को छुपा रखा होगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जू टियानजियाओ वहाँ पे एंसेस्टर को आगे बढ़ते हुए देखकर अपनी सोड को बाहर निकालकर वहाँ पे आगे आते हुए एंसेस्टर से कहता है, माफ करना पर तुम लोग ऐसे ही आगे नहीं बढ़ सकते, और अभी तक तुम लोग जिस सोड फॉर्मेशन को कंट्रोल करके खुश हो रहे थे वो तो बस एक नमूना था। अपनी सोड फॉर्मेशन की ट्रू पावर तो मैं तुम लोगों को अब दिखाता हूँ। और ये कहकर उसने अचानक ही वहाँ पे अपनी सोड का इस्तेमाल करते हुए अपनी सोड फॉर्मेशन की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसके चलते वो सभी सोड जिन्हें वहाँ पे एंसेस्टर ने फ्रीज कर रखा था वो दोबारा वहाँ पे आजाद हो जाती है। और अब की बार उन सभी स्पिरिचुअल सोर्स से बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा निकलने लगा था, और देखते ही देखते उन सभी स्पिरिचुअल सोर्स ने वहाँ पे एंसेस्टर और बर्निंग क्रो को चारों तरफ से कहते हुए उनके ऊपर एक और सोड फॉर्मेशन को बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन ये वाली सोड फॉर्मेशन पहले वाले से भी ज्यादा बड़ी और ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही थी, जिन्होंने देखते ही देखते एंसेस्टर और बर्निंग क्रो को पूरी तरह से अपने अंदर ट्रैप भी कर लिया था। जो देखकर बर्निंग क्रो वहाँ पे जू टियानजियाओ का मजाक उड़ाते हुए कहता है, इस सोड फॉर्मेशन में ऐसी क्या खास बात है, ये तो बिल्कुल पहले की तरह ही दिखाई दे रही है, और तुम जिस सोड फॉर्मेशन के दम पर इतने ज्यादा उड़ रहे हो, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी ये सो कॉल्ड पावरफुल फॉर्मेशन मेरे मास्टर के सामने कुछ भी नहीं है। मेरे मास्टर एक पेपर की तरह तुम्हारी ये सो कॉल्ड पावरफुल फॉर्मेशन को काट सकते हैं। बर्निंग क्रो की ये बात सुनकर जू टियानजियाओ भी वहाँ पे थोड़ा गुस्से से बर्निंग क्रो से कहता है, अगर ऐसी बात है तो चलो देख ही लेते हैं कि तुम्हारे ये मास्टर क्या क्या कर सकता है। और ये कहकर उसने अचानक इस सोड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए चारों तरफ से वहाँ पे एंसेस्टर और बर्निंग क्रो के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, और वो सभी की सभी स्पिरिचुअल सोर्स इतनी तेजी के साथ वहाँ पे एंसेस्टर से टकराती है कि वहाँ पे सोड फॉर्मेशन के अंदर ही छोटे छोटे ब्लास्ट होने लगे थे। लेकिन हम देखते हैं कि उन सोर्स का वहाँ पे एंसेस्टर के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था, और उल्टा वो सभी सोर्स एंसेस्टर के साथ टकराते ही वहीं पे डिस्ट्रॉय हुए जा रही थी। जो देखकर एंसेस्टर वहाँ पे कॉल टोन में जू टियानजियाओ से कहते हैं कि मेरा यहाँ पे तुम्हारे साथ खेलने का कोई भी मूड नहीं है। और एंसेस्टर कैसा कहते हम देखते हैं कि अचानक से उनकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था, जिसने देखते ही देखते वहाँ पे गोल्डन सोर्स का रूप ले लिया था। ये देख के तो बेचारे जू टियानजियाओ को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन बेचारा टियानजियाओ वहाँ पे कुछ भी समझ पाता। उससे पहले हम देखते हैं कि एंसेस्टर के ऑरा ने वहाँ पे उस सोड फॉर्मेशन को वहाँ पे बीचों बीच काटना शुरू कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे वहाँ पे इस फॉर्मेशन में क्रैक्स आना शुरू हो चुके थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, एंसेस्टर ने पूरी तरह से इस फॉर्मेशन को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था, जिसके चलते उस फॉर्मेशन का पूरा कलर ही वहाँ पे गोल्डन हो चुका था। पर एंसेस्टर को तो वहाँ पे सोड फॉर्मेशन से कोई भी मतलब नहीं था, इसलिए एंसेस्टर वहाँ पे सोड फॉर्मेशन में ही अपना पाँव आगे बढ़ा देते हैं, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उस सोड फॉर्मेशन के अंदर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो गया था, और इसी के साथ सोड इंपीरियल सिटी की सो कॉल्ड पावरफुल सोड फॉर्मेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। इवन उस ब्लास्ट के साथ ही वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होता है कि उस पेड़ के पीछे हुई वो दोनों लड़कियां भी वहाँ पे उड़ते हुए वहाँ से काफी दूर जा गिरी थी। और बेचारा जू टियानजियाओ भी वहाँ पे एंसेस्टर के ऐसी कमाल के पास को देखकर तो एक पल के लिए वहाँ पे पूरी तरह से हैरान हो गया था, लेकिन अचानक ही वो वहाँ पे खुद को संभाल कर हंसते भी वहाँ
वहाँ पे एसेटाजू से कहता है, वाकई ही मानना पड़ेगा, तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो और आज फाइनली बरसों बाद मुझे मेरे मुकाबले का कोई ओपोनेंट मिल रहा है। अब बताओ ये बेवकूफ एल्गोर को अपना ओपोनेंट समझ बैठा है। और ये कहकर ज़ू टियांजियाओ ने अचानक ही वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए अपनी फ्लेम ड्रैगन माचासोर को भी वहाँ पे समन कर लिया था, जिसे समन करने के बाद वो वहाँ पे स्माइल करते हुए एसेटाजू से कहता है, अभी हाल ही में मेरे मास्टर ने मुझे ड्रैगन स्वॉर्ड इंटेंट के बारे में सिखाया था, जिसे मैं भी न जाने कब से फील्ड में इस्तेमाल करना चाहता था और फाइनली आज तुमने मुझे इसका मौका दे ही दिया। अब तुम्हारे साथ फाइट करने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ज़ू टियांजियाओ का ड्रैगन स्वॉर्ड इंटेंट वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था, लेकिन बेचारा वो पंगा गलत आदमी के साथ ले रहा था, क्योंकि जैसे ही ज़ू टियांजियाओ वहाँ पे अपने ड्रैगन स्वॉर्ड इंटेंट का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एसेटाजू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तो एसेटाजू ने भी अपनी फिंगर को ऊपर हवा में उठा दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि एसेटाजू की बॉडी से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइन सुप्रीम ऑरा रिलीज होने लगा था और अचानक ही एसेटाजू अपनी एक फिंगर को थोड़ा पीछे करते हुए उसे वहाँ पे आगे की तरफ एक झटका देते हैं और ऐसा होते ही वहाँ पे एसेटाजू की फिंगर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक डिवाइन गोल्डन स्लैश बाहर निकलता है, जिससे टकराते बेचारे ज़ू टियांजियाओ का ड्रैगन स्वॉर्ड इंटेंट वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था और खुद बेचारा वो वहाँ पे कुछ समय पाता वो स्लैश उसे भी वहाँ पे हिट कर जाता है, जिसके चलते वो खुद भी वहाँ से उड़ते हुए काफी पीछे जा गिरा था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि हम देखते हैं कि एसेटाजू के गोल्डन डिवाइन स्लैश ने वहाँ पे सिटी गेट को भी बीचों बीच पूरी तरह से तबाह कर दिया था, जो देखकर तो खुद ज़ू टियांजियाओ भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये कैसी कमाल की पावर है, ऐसी कमाल की पावर तो आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। और इसने यहाँ पे जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया था वो क्या थी, जिसपे बर्निंग क्रो वहाँ पे ज़ू टियांजियाओ का मजाक उड़ाते हुए कहता है, बेवकूफ कहीं के, ये कोई टेक्निक नहीं थी, ये तो बस मेरे बॉस ने अपनी फिंगर को एक झटका दिया था, उसके इम्पैक्ट की वजह से ही तुम्हारी सिटी और तुम्हारी अपनी ऐसी हालत हो गई। क्योंकि हम देखते हैं कि एसेटाजू के डिवाइन गोल्डन स्लैश ने वहाँ पे पूरी सिटी के बीचों बीच वहाँ पे एक रास्ता बना दिया था, यानी कि पूरी इंपीरियल सिटी में तबाही मचा दी थी, जो देखकर तो ज़ू टियांजियाओ जल्दी से डर के मारे वहाँ से भाग गया था। हालांकि अगर एसेटाजू चाहते तो उसे वहाँ पे पकड़ भी सकते थे, लेकिन वो एसेटाजू का शिकार नहीं था, इसलिए एसेटाजू ने ज़ू टियांजियाओ को वहाँ से जाने दे दिया था और खुद वो दोबारा वहाँ पे बर्निंग क्रो के साथ कोल्ड एटीट्यूड के साथ इंपीरियल सिटी में आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ इसी तरह से देखते ही देखते एसेटाजू बर्निंग क्रो के साथ इंपीरियल सिटी को पार करते हुए दियानवांग सिटी के एक मार्केट में पहुंच चुके थे। इवन वहाँ पे भी एसेटाजू के अटैक के निशान दिखाई दे रहे थे, लेकिन अभी एसेटाजू बर्निंग क्रो के साथ वहाँ से आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक ही उन्हें वहाँ पे एक एम्प्लॉय दिखाई देता है, जो कि खांसते हुए वहाँ पे मलबे से बाहर आ रहा था और एसेटाजू को देखकर वो वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है, क्या आप ही हैं टियालन सेट के लॉर्ड, जो कि 9th रियलम की मिडिल डोमेन के साथ साथ लोअर डोमेन को भी इकट्ठा कर रहे हैं। मैंने आपके बारे में काफी कुछ सुन रखा है और मुझे मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपके पास बहुत ही ज्यादा कमाल की पावर्स हैं, जिनका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। और ऊपर से आज आपके इस खतरनाक अटैक को देखकर मुझे यकीन भी हो गया कि वाकई मैंने आपके बारे में जो कुछ सुन रखा था वो सब कुछ सच था। यकीन मानिए, ऐसा खतरनाक और कमाल का अटैक आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। आपका वो अटैक तो इतना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था कि कोई गॉड भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। और ये कहते हुए वो एम्प्लॉय वहाँ पे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ एसेटाजू को ग्रीट करता है, जो देखकर एसेटाजू भी उसे वहाँ पे एक और लुक देते हुए खामोश हो जाते हैं, जो देखकर बर्निंग क्रो आगे बढ़कर वहाँ पे उस एम्प्लॉय से कहता है, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो, बाकी मेरे मास्टर का कोई गॉड भी मुकाबला नहीं कर सकता, पर तुम हो कौन? जिसपे वो कल्टीवेटर बर्निंग क्रो को जवाब देते हुए कहता है कि वैसे तो मेरे अंदर ऐसा कोई भी खास टैलेंट नहीं है जिसके चलते मुझे लोग जान सके, पर मेरा सिर्फ एक ही शौक है जिसमें मैं जितना ज्यादा हो सके लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हुए उनके सीक्रेट के बारे में पता लगाने की कोशिश करता हूँ। और आप अगर चाहें तो आप किसी भी फेमस इंसान के बारे में मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसा कि आप ज़ू टियांजियाओ को ही ले लें, जिसे अभी अभी आपने अपने सिर्फ एक ही अटैक के साथ हराते हुए वहाँ से भागने के लिए मजबूर कर दिया था। ज़ू टियांजियाओ असल में सोड इंपीरियल सिटी के लॉर्ड हैं और उसी के साथ साथ अपर डोमेन के लॉर्ड, जिन्हें एम्परर ज़ून के नाम से जाना जाता है, उनके 5वें डिसेबल भी हैं। लेकिन हम देखते हैं कि एसेटाजू को तो वहाँ पे उस एम्प्लॉय की बातों से कोई भी मतलब नहीं था, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं, जो देखकर वो पीछे से ही उन्हें रोकते हुए कहता है, अगर मैं अपने टैलेंट की एक और मिसाल दूं तो मैं आपको उस इंसान के बारे में भी बता सकता हूँ जिसे ढूंढते हुए अब यहाँ तक पहुंचे हैं। अब उस एम्प्लॉय की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेटाजू के कदम भी खुद ब खुद ही वहाँ पे रुक जाते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ उन्होंने वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल ऑरा का इस्तेमाल करते हुए उस एम्प्लॉय का गला भी वहाँ पे जकड़ लिया था, जिसके चलते उस एम्प्लॉय की जुबान वहाँ पे उसके हलक में ही फंस कर रह जाती है और वो बेचारा वहाँ पे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, जो देखकर एसेटाजू पीछे मुड़ते हुए थोड़ा गुस्से से वहाँ पे कोल्ड टोन में उससे कहते हैं कि अब आगे तुम जो बोलने जा रहे हो बहुत ही ध्यान से बोलना, क्योंकि अगले तुम्हारे कुछ वर्ड्स ही तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी मौत का फैसला करेंगे। लेकिन बेचारा वो एम्प्लॉय तो वहाँ पे कुछ बोल ही नहीं
पा रहा था, जो देखकर एसेटाजू उसे वहाँ पे बोलने के लिए अपने ओरा को वापस ले लेते हैं। जिसके बाद बेचारा वो एम्प्लॉय नीचे जमीन पे लेटते हुए वहाँ पे जोर जोर से खांसने लगा था और इसी तरह से खांसते हुए वहाँ पे एसेटाजू को बताते हैं कि आप जिस चीज की तलाश करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं वो अपर डोमेन के लॉर्ड एम्ब्राजोन के पास ही है, लेकिन एम्ब्राजोन तक पहुंचने से पहले आपको 5 सिटीज को पार करके जाना होगा। और मैं आपको बता दूं कि उन पांचों की पांचों सिटीज के अंदर बहुत ही ज्यादा कड़ा पहरा होता है, जिन्हें एम्ब्राजोन के 5 खास डिसेबल्स ही प्रोटेक्ट करते हैं। और ज़ूटियांग तो बस एक नमूना था। जैसे जैसे आप एक एक सिटी को पार करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एम्ब्राजोन के सभी डिसेबल्स की ताकत भी बढ़ती चली जाएगी। अब उस एम्प्लॉय की ये बात सुनकर बर्नी ग्रो वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछता है कि वो 5 सिटीज कौन कौन सी है और उन 5 डिसेबल्स के बारे में कुछ बता। जिसपे वो एम्प्लॉय उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि एम्ब्राजोन के 5 डिसेबल्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल हैं, जिन्हें एम्ब्राजोन ने खुद से ट्रेन किया है और अपने हर एक खास डिसेबल को अपनी अपनी एक यूनिक स्किल भी सिखाई है, जो कि उन सभी को और भी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल बनाती है। सोर्ड इंपीरियल सिटी ही 5वीं सिटी थी, जो कि ज़ूटियांग की स्किल स्वॉर्डमैनशिप को रिप्रेजेंट करती थी, जैसे कि आप ऑलरेडी देख ही चुके हैं। अब इसके बाद टोटल 4 और सिटीज और उनकी खास स्किल्स बची हैं, जिनमें से एक के पास प्लेट, सेकंड के पास डैन, थर्ड के पास एरे फॉर्मेशंस और आखिरी के पास कोई मिस्टीरियस पावर है जिसके बारे में मैं भी नहीं जानता। और ये कहकर वो एम्प्लॉय वहाँ पे एसेटाजू से रैम की भीख मांगते हुए कहता है, लॉर्ड ज़ूयंग, मैंने सुना है कि आप बहुत ही ज्यादा दयालु हैं। मैं बस एक मामूली सा एम्प्लॉय हूँ और ऊपर से मेरे पास तो कोई कल्टीवेशन भी नहीं है। क्या आप मुझे माफ करते हुए यहीं पे छोड़ सकते हैं? यहाँ के सारे बच्चे और बूढ़े मेरे ऊपर ही डिपेंड करते हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो सभी की सभी लावारिस हो जाएंगे। और ये कहते हुए उस एम्प्लॉय ने वहाँ पे एसेटाजू के सामने अपने हाथ जोड़ लिए थे। लेकिन ये सब कहते हुए अभी वो एम्प्लॉय वहाँ पे इमोशनल हो ही रहा था कि तभी अचानक पीछे से एक औरत वहाँ पे आकर उसके सर में पत्थर मारते हुए कहती है, इसकी बातों में मत आना, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। और ये कहकर वो औरत वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए उस एम्प्लॉय से कहती है, फाइनली आज मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। अब उस औरत की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो एम्प्लॉय भी अपना सर पकड़कर ऊपर उठते हुए उससे कहता है, ओ तो ये तुम हो, तुम्हारी खूबसूरती तो पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है और अगर तुम चाहो तो तुम्हारी इस खूबसूरती के चलते मैं तुम्हारी शादी अपर डोमेन के सबसे अमीर आदमी के साथ करवा सकता हूँ। अब अपनी तारीफ सुनकर तो हम देखते हैं कि थोड़ी देर के लिए वो औरत भी वहाँ पे उसकी बात में फंसते हुए खुश हो जाती है, लेकिन अचानक ही वो वहाँ पे दोबारा गुस्सा होकर अपनी सोट को बाहर निकाल कर आगे बढ़ते हुए वहाँ पे गुस्से से एम्प्लॉय से कहती है, ये झूठ तुम मुझे पिछले 10 सालों से बोलते हुए आ रहे हो, लेकिन अभी तक भी मेरी शादी नहीं हो पाई। आज तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाली, तुम एक बहुत बड़े झूठे हो। और ये कहकर वो अपनी सोट का इस्तेमाल करते हुए उस एम्प्लॉय के ऊपर अटैक करने लगे थे, जिससे बचते हुए वो एम्प्लॉय भी जल्दी से वहाँ से भाग गया था, जो देखकर बर्नी ग्रो भी में अपना सर हिलाते हुए कहता है, ये भी कैसा अजीब किस्म का इंसान था। जबकि हम देखते हैं कि एसेटाजू तो उसे वहाँ पे कब का इग्नोर करते हुए वहाँ से आगे बढ़ चुके थे, जो देखकर बर्नी ग्रो पीछे से चिल्लाते हुए एसेटाजू से कहता है, बॉस प्लीज मेरे लिए भी रुकिए। और ये कहकर वो दोनों ही अपर डोमेन की अगली सिटी की तरफ बढ़ जाते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें ब्रोकन गोल्डन लेक का सीन दिखाया जाता है, जो कि एम्ब्राजोन का ठिकाना भी था। और उस ब्रोकन गोल्डन लेक के बीचों बीच एक छोटा सा घर बना हुआ था और यही वो जगह थी जहाँ पे एम्ब्राजोन रहता था। और तभी ज़ूटियांग जो कि वहाँ पे बहुत ही जख्मी हालत में था, वो भी वहाँ पे उस लेक में आ पहुंचता है और उस लेक के ऊपर ही चलते हुए धीरे धीरे वहाँ पे एम्ब्राजोन की तरफ आगे बढ़ने लगा था, जहाँ वो उस घर के सामने आकर अचानक से ही रुक गया था और उदास होकर अपने मास्टर एम्ब्राजोन से माफी मांगते हुए कहता है, मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आपका ये डिसेबल आपका टास्क पूरा करने में नाकाम हो गया। सोर्ड इंपीरियल सिटी हमारे हाथों से जा चुकी है, जिसे बस एक मामूली से की रिफाइनिंग स्टेज के कल्टीवेटर ने डिस्ट्रॉय कर दिया और मैं उसे वहाँ पे जाकर भी नहीं रोक पाया क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। उसकी जैसी खतरनाक और कमाल की पावर्स आज तक मैंने किसी के अंदर भी नहीं देखी। लेकिन अभी ज़ूटियांग वहाँ पे ये सब बोल ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक उस घर के अंदर से एनर्जी के एक छोटा सा टुकड़ा निकल कर बाहर आता है, जो कि सीधा वहाँ पे ज़ूटियांग की बॉडी के अंदर चला के आता और ऐसा होते ही ज़ूटियांग की सारी इंजरीज वहाँ पे पूरी तरह से हील हो जाती हैं, जो देखकर ज़ूटियांग भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था। और सबसे ज्यादा खुशी तो उसे वहाँ पे इस बात से हो रही थी कि उसके मास्टर वहाँ पे उससे नाराज नहीं है। तभी एम्ब्राजोन वहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट टोन के साथ उसे जवाब देते हुए कहते हैं, उसकी रिफाइनिंग स्टेज की कल्टीवेटर का ताकतवर होना तो बनता ही था क्योंकि वो टियानलिन सेट का लॉर्ड जो है। अब अपने मास्टर की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि ज़ूटियांग को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि क्या वाकई वो इंसान है, टियानलिन सेट का लीडर था। तभी तो मैं सोचूंगी कि रिफाइनिंग स्टेज के कल्टीवेटर भला इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। और मास्टर ये तो वही टियानलिन सेट है ना, जिसने सिर्फ एक रात के अंदर अंदर ही मिडिल डोमेन और लोअर डोमेन के 9th रियल्म्स को एक साथ इकट्ठा कर दिया था। जिसपे एम्ब्राजोन भी उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ये वही सेट है। इसका मतलब है कि एसेटाजू की सभी डिसेबल्स ने मिलकर वहाँ पे लोअर डोमेन और अपर डोमेन को आपस में मिलाते हुए उन्हें अपने अंडर ले लिया था, वो भी सिर्फ एक रात के अंदर अंदर। और तभी एम्ब्राजोन वहाँ पे अपने डिसेबल ज़ूटियांग से कहते हैं वो लोअर डोमेन और मिडिल डोमेन के ऊपर तो कब्जा कर ही चुके हैं और जहाँ तक मेरा अंदाजा है अब उनका अगला टारगेट हमारा अपर डोमेन ही होने वाला है। और ये कहकर एम्ब्राजोन अचानक ही वहाँ पे स्माइल करते हुए कहते हैं टियानलिन सेट इंटरेस्टिंग। और उनके
के ऐसा कहते ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।